अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चान और मेरे आज के मेहमान हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार, उनके साथ वजाहत मसूद, और हमें सीनियर वकील हैं सेनेटर हामिद खान, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बड़ी गहमा गहमी है, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ ट्वीट्स आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की भी ट्वीट आई है जिन्होंने सानहा सकूत ढाका हमें याद दिला दिया है, और उसके बाद एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज की भी ट्वीट देखने को मिल रही है। बज़ाहिर लग रहा है कि बड़े दबाव में अभी तक तो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैं हामिद खान साहब आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, खान साहब कह रहे हैं कि ये वही सूरत हाल है, शेख मुजीबुर रहमान को वो याद कर रहे हैं, उनकी जो अकाउंट से ट्वीट सामने आया है उससे तो लगता है कि सूरत हाल बहुत ही गंभीर है, या फिर जेल के अंदर उनको सूरत हाल गंभीर नज़र आ रही है। हर पाकिस्तानी को हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का मुताला करना होगा और ये जानना चाहिए कि असल गद्दार कौन था। तो आपके ख्याल में कौन था? आप इसका जवाब दे सकते हैं खान साहब की ट्वीट का, असल गद्दार कौन था ये जो उन्होंने ट्वीट किया? 1971 के वाक़यात के बारे में तो मेरी रिसर्च भी यही बेस्ड है कि असल गद्दार तो याहिया खान था और उसके जनरल थे, और उसके साथ जो सियासी एलिमेंट मिला हुआ था, जिसने कि पब्लिक जो मैंडेट दिया गया था मुजीबुर रहमान को और अवामी लीग को, उस मैंडेट को नहीं मान कर मुल्क को दो लख्त कर दिया। तो आपके ख्याल में अभी भी वही सूरत हाल है जिस तरह के खान साहब अपने उनके अकाउंट से जो ट्वीट है वो उससे तासुर मिल रहा है? आप अभी इस वक्त का शेख मुजीबुर रहमान कौन है आपके ख्याल में? उनके कहने का मतलब है कि जब आप पब्लिक के मैंडेट को नहीं मानोगे तो उसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। वो तो अल्लाह खैर करे और अल्लाह बचाए, 1971 वाली बात तो नहीं है, लेकिन उससे कम रहकर भी तो मुल्क के अंदर बहुत सारा इंतशार फैल सकता है। जब आप पब्लिक मैंडेट को, लोगों के दिए हुए वोट को, मैंडेट को आप चोरी करके किसी और को दे दें तो उसके नताइज बड़े गंभीर हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने उसकी तरफ निशानदेही की है। उनका मतलब बिल्कुल एक पैरेलल ड्रॉ नहीं करना, बल्कि उसकी तरफ एक तवज्जो दिलानी थी। तो इमरान खान साहब बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करें, और आम सियासतदानों की तरफ शायद खान साहब भी बार बार ये चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ कोई भाव ताव करे। मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि जो इलेक्शन हुए हैं उनमें जो ज़्यादती हुई है उसका अदाला होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए इलेक्शन रिजल्ट्स का। फॉर्म 47 के जो वजह से लोग मुंतखब हुए हैं उसको कैंसिल करके फॉर्म 45 और दूसरे एविडेंस को सामने रखते हुए ऑडिट कराया जाए बाय जुडिशल कमीशन। ये पिटीशन तो खान साहब की तरफ से मैंने फाइल की हुई है, और ये मार्च के पहले हफ्ते में फाइल की थी, और उसमें हमारी यही जो है दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि आप जुडिशल कमीशन मुकर्रर करके इलेक्शन का ऑडिट कराएं, इलेक्शन की इंक्वायरी करें कि क्या कुछ हुआ है 8 और 9 की दरमियानी रात को फरवरी। तो हम तो, हमारा तो डिमांड सीधी सादी ये है, और हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से जा चुके हैं। चलें, बहरहाल 1971 में 70 में जो इलेक्शन हुए थे वो तो उनके रिज़ल्ट भी बड़े वाज़े थे। उस वक्त तो फॉर्म 47 और 45 भी कोई नहीं था, सब ने रिज़ल्ट इतने क्लियर थे कि उसमें कमीशन बनाने का तो किसी ने मुतालबा ही नहीं किया था कि इलेक्शन सही हुए हैं या नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में बराह रास्त कोई मुवाजना तो नहीं बनता दो इंतखाबात का, और मैंडेट के हवाले से डाउट्स जो हैं उसमें अभी आप खुद ही कह रहे हैं कमीशन बना के मालूम किया जाए। तो एनीवे, हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आपने सुना हामिद खान साहब को, ये भी महज एक इत्तफ़ाक़ था कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने जो अभी ट्वीट की है उनका हवाला एक ऐसे दौर का है, एक ऐसी तारीख का है जिसमें जनरल नियाज़ी साहब का भी बड़ा रोल था। और अब आप क्या कहेंगे वैसे सारे ट्वीट के ऊपर जो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने की है? शुक्रिया बहुत बहुत मतीउल्लाह खान साहब, मतीउल्लाह जान, और वजाहत साहब को और मेरे इंतहाई मोहतरम
हामिद खान साहब को भी बहुत बहुत सलाम। देखिए जी, मैं जो हामिद खान साहब ने जितनी बातें की हैं उनसे मैं इस हद तक बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि याया खान भी ज़िम्मेदार था, लेकिन जो उससे बड़ा मुजरिम था वो जनरल अयूब खान था, और उससे भी जो बड़े मुजरिम थे वो गैंग ऑफ 3 था। गवर्नर गुलाम मोहम्मद और जनरल सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब खान। रेस्ट इज हिस्ट्री कि किस तरीके से 50s के अंदर मशरिक़ पाकिस्तान के लोगों के दिए हुए आइन, चाहे बोगरा फार्मूला हो, चाहे 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, किस तरीके से उनके साथ और निज़ाम के साथ खिलवाड़ किया गया। और फिर उसके बारे में मेरा एक खास मौक़िफ़ है, लेकिन ये किसी और मौके पे। चुनांचे मशरिक़ पाकिस्तान के अंदर जो को हमारा हासिल असूल था वो डेफिनेटली, अगर आप ये कहेंगे सिंगल आउट करेंगे सबसे बड़ा मुजरिम कौन था, तो जनरल मोहम्मद अयूब खान। ठीक, मगर सर कोई ममासलत बनती है, कोई मवाजना बनता है, लेकिन मुजीबुर रहमान, मैं उधर आ रहा हूँ, एक फिक्र कहने दें, लेकिन मुजीबुर रहमान को भी आप बरी जिम्मा करार नहीं दे सकते, और उसकी वजूहत कुछ और है। इमरान खान साहब के पास जो रोल है, अगर वो वही अदा करें जो मुजीबुर रहमान ने किया था, कि उनके पास तो एक नैरेटिव था जो कि जिसके इन हालात में जब मुमलिकत जो है वो इंतहाई सियासी इंतशार का और अदम इस्तेकाम का शिकार थी, तो उसके अंदर उस नैरेटिव के साथ जब चले और उसके बाद जो कोई हासिल शुरू हुआ, याया खान के अपने जो मफादात थे उसके ऊपर जो है जब आए, तो मुजीबुर रहमान का लामुहाला ये नतीजा हमारे सामने आया, और उस हर एक के पीछे लंबी दास्तान है। मगर मुवाजना कैसे कर सकते हैं सर? कर रहे हैं, लेकिन उनको मुआवजा, मैं कह रहा हूँ जी, इमरान खान साहब सिर्फ ये मुमासलत कर रहे हैं कि जी शायद पब्लिक उनके साथ है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही है, लेकिन अगर पब्लिक निकली है तो इमरान खान साहब बनफ्स नफीस निकालने की कोशिश की है। मुजीबुर रहमान ने 10 जनवरी को जब पलटन मैदान में जी, जब इमरान खान साहब ने 25 मई को 30 लाख बंदे लेके आने थे, 26 नवंबर को जो लॉन्ग मार्च किया था और उसके अंदर लाखों के मजमू से लोग उन्होंने हल्फ लिए थे कि वो आएंगे, तो पब्लिक इमरान खान साहब निकाल पाते, या 2.5 लाख जो उन्होंने जेल में तहरीक की थी, तो ये वही दबाव दे रहे थे सिस्टम के ऊपर जो मुजीब ने भी दिया था। इसके अंदर मुवासना देखें, मुजीब ने तो इंसानों का समुद्र इकट्ठा कर दिया था पलटन मैदान में, और पूरे मुआशरे को जितना बंदे को बाहर ले आया था, और यही जाके आखिर में यही तनाज़ा जो था वो टकरा गए। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है उस कैफियत में के करीब ही होते तो फजल रहमान को या अचकजई को वो ऐसे ऐसे भारी पत्थरों को चूम के अपने कंधे पे ना रख लेते। सही सही। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है उनके पास वो कुव्वत है जो मुजीब के पास थी, या वो उसमें से मुमासिल ढूंढते हैं। एक बात है कि अपनी जात देखें, जब अपनी जात की तरजीह के अंदर जब आप वाक़यात को देखेंगे, जो हर बंदा यहाँ पे अपनी जात को तरजीह दे रहा है, तो उसमें तो फिर ज़ाहिर नतीजा यही निकलेगा कि बंदे को सब कुछ जो है जिसको कहने तितर बितर ही नजर आएगा, बहरहाल यही बात है कि अवाम के मैंडेट को, वजाद मसूद साहब शायद ये पहली बार तो नहीं है कि अगर अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं भी किया गया, यहाँ पे तो वज़ीर आज़म फांसी चढ़ गए, दूसरे वज़ीर आज़म को जेल डाला गया, जलावतन भी हुए, नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई, वो सब कुछ भी अवाम का मैंडेट सड़क पे कत्ल किया। 2018 में जो कुछ हुआ, तो आप कैसे मुवाजना कर रहे हैं? इमरान खान साहब जो जेल में बैठ के अब उनको सकूत ढाका याद आ रहा है, वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं? मुझे मालूम नहीं कि इमरान खान साहब खुद को क्या समझ रहे हैं। आपके तवज्जुह से मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब अपने भाई को सलाम भी पेश करता हूँ। देखिए, उससे इतनी दूर जाने की अब 53 बरस पुरानी बात है। अब तो हमारा मुल्क उससे बहुत आगे चला गया। उससे ज्यादा करीब की बात 2013 की है। तो आपको याद होगा 4 हल्के और 35 पंक्चर, जिसे बाद में जुडिशल कमीशन ने वो 4 हल्कों वाली बात को बिल्कुल गलत करार दिया, और 35 पंक्चर वाली बात को इमरान खान साहब ने कहा कि वो एक सियासी बयान था। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब मुल्क के अंदर एक इलेक्शन कमीशन मौजूद है, तो इमरान खान साहब किससे मुखातिब हैं, किससे ऑडिट चाहते हैं?
क्योंकि फायद साहब पे तो वो बराह रास्त हमले करते हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए भी और अपने ज़ाती राय जनी में भी। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो इंतखाबात के बाद जो है, जो पार्लिमानी निज़ाम में एक तरीका होता है कि जब कोई एक जमात जो है वो वाज़े मैंडेट नहीं ले पाए तो दो बड़ी जमातें तीन जब जो भी है एक अलायंस कायम हो जाता है, एलाइज इत्तेहादी हुकूमत बन जाती है। तो इनके पास जितनी नशस्तें थीं इनको तो कहा गया था कि इसके साथ तशरीफ लाइए। क्या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज ने 2018 के इंतखाबात को शफाफ माना था? नहीं माना था। उसके बावजूद असम्बली में भी आए और बराह रास्त खुलेआम दावत दी शहबाज शरीफ साहब ने भी और बिलावल भुट्टो साहब ने भी इमरान खान साहब से कि हजूर सियासी तावन कीजिए, आप वज़ीर आज़म बन गए हैं तो मिलकर काम करते हैं। इमरान खान साहब तो असम्बली के असल दरवाजे से दाखिल होना पसंद नहीं फरमाते थे, अपने दरवाजे से दाखिल होते थे। अभी जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं उसको तो आप और मैं भी नहीं समझते कि वो शफाफ है, तो अवामी मैंडेट का सवाल तो उठ रहा है ना, वो जेन्युइन क्वेश्चन है। तो वो 18 पे नहीं उठ रहे थे वो सवाल, बिल्कुल। लेकिन आप पहले ये तो क्लियर करना कि क्या खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? खान साहब जिस तरीके से वो बात मनवाना चाहते हैं वो मैं उसको सही नहीं समझता। खान साहब अगर ये समझते हैं, उनके बंदों ने कहा कि हमारी 180 सीटें थी, माफ कीजिए जरा गिनती करके बता दें कि कौन कौन से हल्के निशान बिल्कुल उन्होंने इंतखाबी उजरदारियां कितनी जमा की हैं। ये तो अगर ये तो कोई पूछेगा, कोई तफ्तीश होगी, तहकीक होगी, कमीशन बनेगा तो कौन करेगा? उन्हें तो किसी पे भरोसा ही नहीं है, वो तो बराह रास्त मेरे ख्याल में बात करने के आदी हैं। आपके ज़हन में भी है कि किसी कमीशन की जरूरत नहीं है, आप भी शायद यही समझते। कानूनी तरीकाकार जब मौजूद है फिर वो क्या चाहते हैं? चले ठीक है, ये एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चंद दूसरे आम सवाल भी हैं। नवाज शरीफ साहब भी जो है एक बतौर एक तारीखी साबिक वज़ीर आज़म अपने आप को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं और कल के दिन नून लीग को एक नई क़यादत मिल जाएगी। शायद इतनी नई भी नहीं है लेकिन फिर भी एक बड़े अरसे बाद नवाज शरीफ नून लीग की बागडोर बाकायदा संभाल लेंगे। अब ये घोड़ा जिसकी बागडोर वो संभालने जा रहे हैं कितना जंगजू घोड़ा है और या कितना लागर है इसका तो फिर मालूम होगा चंद दिनों में ही। मगर कल की ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और क्या नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत एक तवील अरसे के बाद जो संभालने जा रहे हैं, इससे मुस्लिम लीग नून के घोड़े में जान पड़ जाएगी और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्या बनेगा? एक छोटी सी ब्रेक के बाद उनके साथ भी वही होगा जो 7 साल पहले के नवाज शरीफ के साथ हुआ था। तो न्याजी साहब मैं आपसे ही पहले जानना चाहूँगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा नून लीग को नवाज शरीफ मिल जाएगा? देखिए जी, नवाज शरीफ मेरा ख्याल है कि उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। आप ये देखें कि उसकी सियासत जो है वो जिस तरह कोर्सिव तरीक़ों से उनको सियासी सीन से हटाया गया और फिर उसके बाद एक निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया गया और जिस तरीके से फिर 2018 का इलेक्शन हुआ, बल्कि जो 6 जजेस का जो ख़त है जिसके 11 पैराग्राफ हैं उनके अंदर 6 पैराग्राफ जो है वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के केस का या उनकी स्पीच का रेफरेंस है। और उस स्पीच के कंटेंट्स क्या हैं कि जनरल फैज़ हमीद मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी हम नवाज शरीफ साहब को सजा दे रहे हैं और जब वो केस आपके पास आए तो आपने उनको रिलीफ नहीं देनी मगर हमारी की कराई मेहनत अकारत हो जाएगी। उसके बाद एक और भी फॉलोअप में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ से एक बंदे के ऊपर सारा जो निज़ाम है, आज भी 6 जजेस का जो खत है वो तो मुतकादी है कि जो कोई नवाज शरीफ साहब का हुआ उसको जब तक आप डिगन नहीं करेंगे या उसके ऊपर तहकीक को तफ्तीश नहीं करेंगे तो आप इस मसले को जो आज के क्राइसिस है उसको आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप 2018 के इलेक्शन के ऊपर बात नहीं करेंगे आप 2014 के इलेक्शन तक नहीं जा सकेंगे। नवाज शरीफ अगर के पास चॉइस ये नहीं छोड़ी नहीं कि वो अपना जो नैरेटिव था जो असर्शन के मुकाबले में था उस नैरेटिव को अजीब व गरीब सूरत हाल है कि उसको वो
रख सकें, क्योंकि नहीं, लेकिन दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हैं न्याय साहब, कतई कलामी माफ, दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने मजबूर होके वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ना पड़ा, उनको मजबूर होके वो हुकूमत बनानी पड़ी सिर्फ इसलिए, कंप्रोमाइज किया। तो ये जो आपने कहा ना कि उनके साथ न्याय साहब, माजरत के साथ, आपने जो शुरू में कहा ना कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई, तो आप नहीं समझते कि नवाज शरीफ साहब ने उस ज्यादती की कीमत भी वसूल की है एस्टैब्लिशमेंट से? यार देखे ना, नवाज शरीफ साहब की क्या कि जो सियासतदान का एहसास क्या होता है, सियासतदान का एहसास होता है पब्लिक सपोर्ट। नवाज शरीफ साहब 25 नवंबर 2007 से वापस आए, दिसंबर 2021 तक पंजाब की हद तक और पूरे तकरीबन पाकिस्तान में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लीडर नवाज शरीफ साहब थे। उनका एक तूती बोलता था। अब मुझे बताएं कि उनका जो पब्लिक सपोर्ट थी, जो उनकी मतात थी, जो उनका सासा था, वो इमरान खान साहब को शिफ्ट हो गया, क्योंकि एक आयरनी है और उसमें मैं समझता हूँ कि बहरहाल इन हालात में कैसे कंडक्ट करते। गलती उनको उस वक्त हो गई थी जब वो 2021-2022 में जनवरी 2022 में जनरल बाजवा के कहने पे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए थे। नवाज शरीफ साहब का एंटी एस्टेब्लिश बयानिया जिसने उनकी सियासत को बहुत तवाना रखा हुआ था, वो इमरान खान साहब को शिफ्ट हो गया। इमरान खान साहब की सियासत का जो जनरल बाजवा का मोरौन है वो नवाज शरीफ साहब को शिफ्ट हो गया। और फिर बात ये थी कि अब पता क्या कहे जी, इतनी चीजें, इतने इवेंट्स हुए हैं और ऐसी अजीबोगरीब कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब जब सदारत संभालेंगे तो उनके लिए एक लाएअमल तो उनको देना होगा, और वो क्या, यही अब उनका टेस्ट है कि इन नामसाइद हालात में, जबकि एक तरफ वो कहता है ना कि चॉइस बिटवीन डेविल एंड डीप सी, एक तो इमरान खान की सियासत है जो तकरीबकारी के ऊपर, इंतशार के ऊपर उन्होंने उसको मुस्तकिल किया हुआ है, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट की सियासत है जिसकी 7 दहाइयों की अपनी तकलीफ दे उसकी हिस्ट्री है। इसके अंदर नवाज शरीफ साहब किधर जाते हैं एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये बात उन्हीं का काम है कि उसके बारे में कौन सा लाएअमल अपने लिए इख्तियार करते हैं। वजाद मसूद साहब, आपके ख्याल में नवाज शरीफ अगर बाकायदा पार्टी की सदारत संभालते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए और शहबाज शरीफ को क्या करना चाहिए? एक तो ये कि मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के तज़किरे से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। ये जो कौमों की ज़िंदगी में गलतियाँ की जाती हैं ये बांझ नहीं होती। मैं इजाज़त दीजिए कि मैं आपको अहमद मुश्ताक का एक शेर सुनाऊँ, चूँकि 7 बरस बाद नवाज शरीफ साहब जो है वो इस मनसब पे लौट रहे हैं। हवा चली तो फिर आंखों में आ गए सब रंग, मगर वो 7 बरस लौट के नहीं आए। वो जो 7 बरस हैं वो इस कौम की सियासी तारोपोत में जो बारूदी सुरंगें बिछा गए हैं, नवाज शरीफ साहब आप उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल मेरे भाई हफीजुल्लाह नियाज़ी दुरुस्त फरमा रहे हैं। सिचुएशन जो है वो बहुत तब्दील हो चुकी है। एक जिसे कहना चाहिए कि एक कमज़ोर सी एक कोशिश हो रही है जो कल मियां नवाज शरीफ साहब को बतौर सदर वापस लाने की है। बात यह है कि जो राय आमा है इस दौरान में और जो सियासी सूरत हाल है, जो सियासी तवाज़ुन है, वो इस तरह से नहीं पलटा जा सकता। ये रेडियो का स्विच नहीं है जिसे बदल के हम एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पे अपनी मर्जी से ले जाएं। मैं आई एम नॉट वेरी hopeful about Nawaz Sharif's return to the mainstream politics as president of Muslim League Nawaz, because Muslim League Nawaz itself has suffered irreparably. That's my opinion. सब बहुत मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के साहब के साथ बड़ा जुल्म हुआ। हमें तो रोना भी आता है उनके साथ होने वाली ज़्यादती देख के, मगर सबसे बड़ी ज़्यादती तो खुद उनके अपने भाई शहबाज शरीफ साहब ने नहीं की उनके साथ, इतने कंप्रोमाइज़ करके। और नून लीग का जो एक मज़ामती बयानिया था और जो तासुर था वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। तो शहबाज शरीफ साहब की सियासत जब थी या जो सदारत थी नून लीग की, उस दौर को आप कैसे याद करेंगे? आप मुझसे फरमा रहे हैं मती भाई? जी जी वजाद साहब, देखिए एक बात तो ये कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी अपनी जो सियासी पूंजी है, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो कुछ ऐसी वकील नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कुछ भी ऐसा किया। वो एक चूंकि उनका एक प्रोफाइल है
जो एक मसालेहती और समझौते का, वो उनकी सियासी तरबियत 1991 पे रुक गई हुई है। नवाज शरीफ साहब ने की थी ना, उनकी तरबियत भी नवाज शरीफ साहब ने की। नवाज शरीफ साहब ने उनको तो रखा हुआ था ना, जब जहां जरूरत पेश आए तो उनको आगे कर दिया जाए। तो उस बेचारे का भी कसूर नहीं है, उस बेचारे का भी कसूर नहीं है, उसको जो कहा जाता था वो कर देता था। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती जो है वो शहबाज शरीफ ने की है। नवाज शरीफ और इस मुल्क के अवाम के साथ ज्यादती उन्होंने की है, जिन्होंने हमारे सियासी अमल के साथ, हमारे सियासी मुकालमे के साथ खिलवाड़ की। बिल्कुल सही। और उस FIR में नवाज शरीफ साहब कभी अपने मुल्ज़िमों का नाम लेते हैं और कभी फिर कहते हैं नहीं ज़रूरत। बट एनीवे, जाफरी साहब, आप कैसे देखते हैं शहबाज शरीफ के दौर को बतौर सदर नून लीग, बल्कि मुस्लिम लीग, और फिर अब नवाज शरीफ का जो एक नया दौर शुरू होने वाला है मुस्लिम लीग की सदारत का, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? जी, मेरे ख्याल से वोट को इज़्ज़त से कहीं और की इज़्ज़त तक का सफ़र जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने अब जब मुकम्मल कर लिया है, तो और मज़ीद रास्ते निकालने के लिए अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक और बाब खोल रहे हैं अपनी जमात का। वो क्या वापस वोट को इज़्ज़त की तरफ ही जाएगा, नज़रिया ज़रूरत के तहत जाएगा या नहीं, अब वो देखा जाएगा। तो जाफरी साहब, आपको लगता है कि वोट को इज़्ज़त मिल गई है? क्योंकि 2024 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, आपके ख्याल में नवाज शरीफ को बतौर एक साबिक वज़ीर आज़म और बतौर एक मंजे हुए सियासतदान क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, और अब वो नून लीग की सदारत संभाल के क्या कर लेंगे कि जिससे उनकी साख और उनका बयानिया बहाल हो जाएगा? मती साहब, ये क्या करना चाहिए था, मेरे ख्याल से सबको आया है। नवाज शरीफ साहब को सच बोलना चाहिए था, जो उनके साथ हुआ उसके हवाले से पूरा सच बोलना चाहिए था, और फिर जो उनके खिलाफ जो लोग खड़े थे उनके साथ जो हुआ उसके ऊपर भी सही वक्त पे सच बोलना चाहिए था। और यही हमारी एक डिसअपॉइंटमेंट है कि हम उम्मीद जो लगा के रखते हैं हर नए आने वाले सरबराह की, जिस भी इदारे का हो, उनसे हम फ़कत यही उम्मीद लगा के रखते हैं कि अब शायद पूरा सच बोल दिया जाएगा या मुकम्मल तौर पे किसी मामले को दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। वक्ती तौर पे बैंडेड्स लगा के मामला चला तो लिए जाते हैं, या वक्ती तौर पे जितना सच जो है वो उस वक्त की ज़रूरत हो उतना बोल लिया जाता है। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस पूरे सिचुएशन की यही है कि अगर अपने मफाद को पीछे रखते हुए और आवाम के मफाद के बारे में सोचते हुए इन तमाम प्लेयर्स ने, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो किसी लेवल पे पीपल्स पार्टी के लोग हों, अगर इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में जो सारी बातें करनी चाहिए, जिस वक्त पे करनी चाहिए, जो सारे सच बोलने चाहिए वो बोले होते, तो हम इस सिचुएशन में नहीं होते। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और अहम इश्यूज सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जाफरी साहब, अभी सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है, गो कि ये एक आर्जी रिलीफ है, कुछ देर के लिए दर्द ख़त्म हुआ है, स्टे ऑर्डर दिया है, पैमरा के उस डायरेक्टिव के ऊपर अमल दरामद आर्जी तौर पर रोका है जिसमें उन्होंने अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करने से रोक दिया था टेलीविज़न चैनल्स को। तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे, ये है क्या और कितना अहम है? जी मती साहब, शुक्रिया, आपने इस हवाले से मौका दिया। देखिए, पैमरा जो है वो 2020 से लगभग तवातुर से अपने जो हुदूद हैं उनसे कहीं ज़्यादा तजावुज़ करके टीवी चैनल्स को पहले तो इनडायरेक्टली और फिर बराह रास्त अपनी तरफ से एडवाइज़री और डायरेक्टिव्स और इस तरह के उज़र के साथ टीवी चैनल्स के लिए हुदूद और क़यूद का तयन करता आ रहा था, जिसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है एक पैमरा का इदारा जिसके अंदर फैसले लिए जाते हैं, या फिर पैमरा जो है वो अपने तमाम अरकान की एक मजमूई हैसियत में बैठकर फैसले करती है। और अथॉरिटी का जो बोर्ड है उनके मेंबर्स हैं, और उस बोर्ड के पास भी कोई इख्तियार नहीं है बराह रास्त अपने जिनको वो रेगुलेट कर रहे हैं, बराह रास्त उनको तलकीन करने का कि आप ये करें और ये ना करें और ये बेहतर है और ये बेहतर नहीं है। ये ज़रूर है कि वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट का तयन कर सकते हैं और उन्होंने 2015 में कर दिया था। और तो आज ऑर्डर क्या हुआ सर, उस ऑर्डर की अहमियत क्या है?
जी, तो सर इन्होंने डायरेक्टिव जो पास किया उसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का गलत हवाला देते हुए ये कहा था कि आप कोर्ट के रिटन ऑर्डर्स के अलावा कोर्ट की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ये कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की खिलाफ वर्जी थी और कोर्ट ने इस बात को समझा और ये कहा कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक तरफ और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात एक तरफ, लेकिन आप जो इसका तशरीह कर रहे हैं वो गलत है और ये ममानियत जो आप लगा रहे हैं वो गैर ज़रूरी है, लिहाजा जो पिटिशनर्स हैं उनके ऊपर इसकी पाबंदी जो है वो फ़र्ज नहीं होगी। अच्छा, क्विकली बता दें, अब ये पिटिशनर जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, 4-5 जर्नलिस्ट हैं, अब वो रिपोर्ट कर सकेंगे या पूरे पाकिस्तान में कोर्ट रिपोर्टर्स इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं अदालती कार्रवाई की? और फिर सिंध हाई कोर्ट ने जो सस्पेंड किया है पैमरा का हुक्मनामा, तो वो सिर्फ सिंध की हद तक होगा? और सिंध की हद तक कैसे होगा? सिंध में जो टीवी चैनल हैं उनकी खबरें तो पूरे पाकिस्तान में देखी जाती हैं। जी, ये जुरिस्डिक्शनल चैलेंजेस आते हैं मती साहब, जब ऐसे चैलेंजेस सामने आते हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से रिलेटेड हो और पिटिशनर्स की हद तक ही एक एड इंटरिम ऑर्डर को रखा जाता है। इसकी आइडियल सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है कि अगर जो नुमाइंदा बॉडीज़ हैं या फिर जो एम्प्लॉयर्स की बॉडीज़ हैं वो मिलकर अगर कोर्ट एक्शन करें तो उन सबको फिर ब्लैंकेट कवरेज मिलती है। और दूसरी बात ये कि ये ऑर्डर जो है वो जिन्होंने भी अप्रोच किया है उनके लिए तमाम पाकिस्तान के अंदर लागू है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो कोर्ट्स हैं उन्होंने इस वक्त डाइवर्स पोजीशंस ली हुई हैं, लेकिन ये इंटरिम स्टेजेस हैं। अगर एंड में इख्तलाफी पोजीशंस आती हैं सामने तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को हल करेगी। ठीक, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमत क्यों घबरा रही है अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग से? क्या इसकी वजह कुछ मुस्तकबिल में आने वाले PTI या इमरान खान की अपीलों की समाअत तो नहीं है, जिसके अंदर शायद वो तवक्को कर रहे हैं कि बहुत कुछ कहा जाएगा, पूछा जाएगा, जिससे हुकूमत का बयानिया कमज़ोर पड़ेगा? मुझे मुईद का एक फिक्र बड़ा अच्छा लगा है कि पैमरा 2020 से तजावज़ कर रही है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा 1-2 साल इधर उधर हो गए हैं। ऐसा इस तरह का तजावज़ नहीं हुआ कि कानून बने होंगे, लेकिन पैमरा के सामने एक मिसाल भी थी और 1 दिसंबर 2017 को पैमरा के एक चेयरमैन अफसार आलम को उन्होंने कमाले मुहारा से अल मशहूर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब उन्हें रिमूव कर दिया था। तो पैमरा जब एक तरह से काम करती है तो अताब कहाँ से आता है, और जब उनके जो लोग अताब लाते उनके पास आती है तो फिर क्या एक्ट करती है। ये सारे कठपुतली किस्म के इदारे हैं और इसमें कोई आ भी जाए, जैसे अब सार आलम साहब आ गए थे तो आपने देखा कि उनको कैसी ज़बरदस्त गालियों के पैकेजेस मिलते थे और उसके इतना उन बेचारों को फिर आगे 2021 में पीछा फिर भी नहीं छोड़ा, उसको उनको गोलियां भी मारी गई अफसार आलम साहब को। तो ये बड़ी एक ऐसी सूरत हाल है कि मेरा ख्याल है कि ये नाहक हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे सो आप करे, हमको बस बदनाम किया। इस मुल्क के अंदर एक वो अमेरिका में कहते हैं फीड इन द सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर आसेब है, जिन है। ये 7 जनवरी 1951 से जब से मेजर जनरल अयूब खान लेफ्टिनेंट जनरल अयूब खान बने उससे लेके आज तक इस सिस्टम के अंदर ऐसा जिन चला है कि उसने फिर इस सिस्टम को ना कभी ठिकाने इसके होश ठिकाने आने दिए, ना इसको चलने दिए, और बाकी हम अपनी तावीलें और तौजीहात पेश करते रहते हैं। वजूहात हर एक की अपनी अपनी है, मुईद की अपनी, वजाहत की अपनी, मेरी अपनी। मगर न्याज़ी साहब, ये जिस सिस्टम का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस सिस्टम का न्याज़ी साहब, उस सिस्टम के कुछ हमारे साथी सहाफ़ी एंकर हजरात हरकारे भी बने हुए हैं ना, और वो अब ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ मिल के बैठ के आपस में वही फैसले कर सकते हैं। तो कहाँ गया आइन और कहाँ गया हुकूमत और कहाँ गई पार्लियामेंट? तो ये कौन लोग हैं जो ये डरा रहे हैं हुकूमत को, अदलिया को, और कह रहे हैं ये फैसले चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ किस आइन और कानून के तहत चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ बैठ के मुल्की मामला चला सकते हैं? ये कौन सा नया मॉडल आ रहा है? बांग्लादेश मॉडल है कोई नई हुकूमत का? मेरा ख्याल है कि कोई मॉडल ही नहीं है। ये रिएक्टिव किस्म का मॉडल है। रोज़ाना की एक सूरत हाल होती है, उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है, और वो सूरत हाल अगर उसके मुताबिक अगले दिन वो नहीं होती तो फ़ौरन ही आप ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा जाते हैं, स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। आजकल के जो हालात हैं, आपके पास एक मंतकी बैठा है, एक फलसफी बैठा है।
मंतकी हैं हमारे मुईद साहब और फलसफी हैं हमारे वजाद साहब। ये हकीकत है कि इनको बिठा देने कहें कि आज की सिचुएशन का हल क्या है। देखो सारे लोग जो है ना ये बिल्कुल एक ऐसी अजीबो गरीब, वो कहते हैं कि ऐसी अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन के अंदर फंस गए हैं, इससे कोई निकल के दिखा दे। देखो एक मेरी बात सुन लें, ये कौमों का जो अरूज और सवाल है ना, वो एक साल की कहानी नहीं। आपके पास एक हिस्टोरियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट बैठे वजाद मसूद और दानिशवर मुईद साहब बैठे हैं, आप खुद बहुत बड़े दानिशवर हैं। ये कौम कोई आज तक 5000 साल की जो हमारी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है या पिछले 1500 साल की हरब जो हमारी जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, आप देख लें कि कभी कौमें 1 साल 2 साल में चलती हैं। ये दहाइयों की मेहनत शाका कम अज कम, वगैरह ना कई दफा 50-100 साल का सफर होता है। आज की इंडिया अगर कहाँ पहुंचा है तो उसका 75 साल ही का है। हम जहाँ पहुंचे हैं, हमने जो 70 साल की उसकी कमाई खा रहे हैं। इसलिए एक कंफ्यूजन है कि हम अभी यहाँ पे अभी जो चीज सामने है उसको पकड़ के सर कल का दिन बड़ा अहम है। कल का दिन मुझे जाफरी साहब क्विकली वन लाइनर, कल का दिन 28 मई है, यौम तकबीर है, इस दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बना। तो मुझे जाफरी साहब कल नवाज शरीफ साहब भी नून लीग की सदारत संभाल रहे हैं यौम तकबीर वाले रोज़, तो कोई फ़ायदा होगा? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एटमी धमाके करने का क्रेडिट दोबारा से बहाल कर सकेंगे? कोशिश कर लेंगे मती साहब। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि हम एक बार फिर से जिस हालत के अंदर मकरूज़ हम जिस तरह हैं और जो हालत में हमारी मईशत है, हम एक बार फिर से अब इस दिन को छुट्टी मनाने के लिए निकल रहे हैं और कई सारी वफाकी नोटिफिकेशंस आ गई हैं अब इस हवाले से। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ वी अफोर्ड इट। बार नारा तो कहीं भी लगाया जा सकता है, चाहे घर हो या दफ्तर हो। तो देखें अब कल की छुट्टी, मगर शायद बहुत से लोगों को छुट्टी फिर भी नहीं मिलेगी, और ख़ास तौर पे जो मज़दूर तबका है उसको तो कभी यौम मई के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। बहरहाल तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।